आदरणीय महेंद्र कपूर जी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संगठन मंत्री जी, उत्तर क्षेत्र प्रमुख बड़े भाई कौशिक जी और दिल्ली अध्यापक परिषद के संरक्षक श्रीमान जय भगवान गोयल जी, और जैसा कि शुरुआत में आज सुबह राजेंद्र गोयल जी ने बताया कि अपने दिल्ली अध्यापक परिषद को किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो, दूसरे संगठनों में भी कहीं आवश्यकता हो, तो वो सब हमारी चिंता करने वाले बड़े भाई मोहन जी, दिल्ली अध्यापक परिषद महामंत्री राजेंद्र गोयल जी, बहन सरोज जी तथा सभी वर्तमान और भावी अध्यक्षों, मंत्रियों, उपाध्यक्षों, महिला उपाध्यक्षों, महिला मंत्रियों, संयुक्त मंत्रियों, संगठन मंत्रियों, प्रचार मंत्रियों और कोषाध्यक्षों और कार्यालय मंत्रियों, क्योंकि कुछ तो वर्तमान में है, कुछ भावी हमारे जो कार्यकर्ता अभी हैं, इनमें से ही किसी न किसी पर जिम्मेवारी आने वाली। आप सबको नमस्कार। आज के विषय में राजकीय निकाय के अध्यक्ष ने काफी संक्षिप्त जानकारी दी है, इन्हीं को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम। देखिए, यदि हम किसी बाग में जाते हैं, वहां फल लगे हुए होते हैं, तो हमें किस फल को अपने लिए चुनना है। उसमें हम बहुत सारी क्वालिटीज देखते हैं, पूर्ण पका हुआ हो, उसमें कीड़ा ना लगा हुआ हो, सड़ा गला ना हो, मतलब उसमें अच्छाई जो सबसे श्रेष्ठ होगा वो फल हम अपने लिए चुनेंगे। इसी प्रकार से, क्योंकि अपना संगठन दिल्ली अध्यापक परिषद अध्यापकों का संगठन है, हम निरंतर प्रवास पर जाते हैं, अनेक विद्यालयों में शिक्षकों से या किसी सोसाइटीज में इकट्ठे करके शिक्षकों से बात करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, उनके साथ अपना परिचय करते हैं, संगठन का परिचय देते हैं, चाय पानी चलता है। लेकिन उनमें से कुछ हमें ऐसे लगते हैं जो मेल जोल हमारा उनसे बढ़ता है, तो हम उनको सूचनाएं देना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनको कुछ काम भी देते हैं। जिन साथियों से, भाई या बहनों से हम मिले, उनमें हमने देखा कि किसका स्वभाव कैसे ठीक है, किसकी रुचि है, उसको थोड़ा थोड़ा हम काम देने की कोशिश करते हैं। और कुछ हम जाते हैं तो हमें बहुत ही मतलब खुशी से मिलते हैं, और उनको भी खुशी होती है कि दिल्ली अध्यापक परिषद के कार्यकर्ता आए हैं, तो उनको खुशी लगती है। इस प्रकार से थोड़ा बहुत हम उनको धीरे धीरे काम देना शुरू करते हैं या अपने कार्यक्रमों की सूचनाएं देते हैं। तो जिस प्रकार से हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि ये कार्यकर्ता अब हमारे काम का है और ये आनाकानी नहीं करता और ईमानदारी से, सच्चाई से, सच्चे दिल से हमसे मिलता है और उसको काम देते हैं, तो कोई काम करता है, पूर्ण करता है। इसमें हमें लगता है कि यह आदमी काम का है। उसको कोई भी काम दे तो वो अपने स्तर पर उस काम को सफल करने का प्रयास करता है, और यदि उसमें कोई कठिनाई आती है तो फिर हमसे संपर्क करता है कि भाई साहब इसमें तो ये कठिनाई है। तो फिर हम उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको बताते हैं ये काम यहाँ नहीं वहाँ होगा। इस प्रकार से वो हमारे मन में आता है कि ये कार्यकर्ता संगठन के काम का है, इसको हम कार्यकर्ता बना सकते हैं, इसको जिम्मेवारी थोड़ी बहुत आगे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, और हम उसके धीरे धीरे निकट होते रहते हैं। अब हम
संपर्क में जब आते हैं तो उसमें देखते हैं, उसके बहुत सारे गुणों का हम परीक्षण करते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसकी कार्य करने की शैली कैसी है, वो कितनी निष्ठा से काम कर रहा है, वो इस काम को जो है ना अपने ऊपर भार तो नहीं समझ रहा है, उसका भाव कैसा है, उसमें नेतृत्व क्षमता कैसी है, निर्णय की क्षमता कैसी है, या उसकी मनोभूमिका कैसी है। इन सब बातों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। कार्यकर्ता कैसा हो, उसमें जो कार्य कर रहा है किस अवस्था में, या कोई दायित्व तो हमने उसको दिया है, तो उसके अनुसार उसमें हमें कुछ गुण देखने होते हैं। सबसे पहले तो जो काम हमने उसको दिया है, जो जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी का उसको, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दायित्व हम तभी देते हैं जब वो पुराना कार्यकर्ता बहुत सारे कार्यक्रमों में आया होता है। जैसे आज अभ्यास वर्ग है, इस अभ्यास वर्ग में जितने कार्यकर्ता ये भावी दायित्ववान कार्यकर्ता हो सकते हैं इन्हीं में से। तो हम देखते हैं कि उसको उस दायित्व की कितनी जानकारी है। हम सब वरिष्ठ कार्यकर्ता उसको समझाते हैं, उसको कार्य करने का रास्ता तरीका बताते हैं, और यदि वह कार्यकर्ता आनाकानी करे, बहाने बनाए, शिकायत करे, या किसी कारण से नाराज हो जाए वो, और यहाँ तक कि अगर वो किसी की अच्छाई ना देखकर बुराई करता रहे, इस प्रकार का उसका व्यवहार हो, और इस प्रकार से वो संगठन के लिए समस्या ना बन जाए। हम तो सोच रहे थे कि वो संगठन का कार्य करेगा और अपनी समझ से समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन वो ऐसा करेगा तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। यदि कार्यकर्ता उस कार्य के जो ना उसके मंतव्य को या उसकी इम्पोर्टेंस को समझ के परिस्थिति अनुसार अपने विवेक से उसका समाधान करे, जिस प्रकार से हनुमान जी का उदाहरण हमारे सामने है। हनुमान जी माता सीता की खोज में श्रीलंका गए। अब उन्हें तो केवल यही बताया गया था कि आपको जाके माता सीता का पता लगा के आना है, लेकिन उस कार्यकर्ता के एक स्वयंसेवक की ये देखिए बुद्धि, वहां अनेक बीच में संकटें आए, वो पूछने थोड़े आए थे, मोबाइल नहीं था उनके पास कि वो पूछ ले कि ये समस्या आ गई। इस प्रकार से वो सारी समस्याओं का उन्होंने वहां समाधान किया। जिस प्रकार की स्थिति वहां आई, उसको अपने विवेक से उन्होंने समाधान किया। दूसरा, वो कार्यकर्ता उसमें किसी प्रकार का कोई अहंकार ना आए, वो सबको साथ लेके चले, उसमें ऐसा भाव हो कि काम का बंटवारा जिस प्रकार से किया गया है वैसा ही सब करे। जिस प्रकार से एक रिले रेस में 4 लोग दौड़ने वाले होते हैं और वो अपना अपना काम करते हैं, इस प्रकार से मेल जोल और टीम स्पिरिट उसके अंदर होनी चाहिए। अपना संगठन विद्यालय से शुरू होकर प्रांत स्तर तक कार्य करता है। कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कुछ अनुभवी कार्यकर्ता होते हैं, उसके अनुसार उनको दायित्व दिया जाता है, और सभी कार्यकर्ताओं को अपने वरिष्ठों के प्रति सम्मान और उनमें विश्वास रखना चाहिए। और जो कार्यकर्ता अपने समकक्ष हैं उनके साथ मित्रवत और शालीनता से उनके साथ रहना चाहिए, पूरा सम्मान उनका भी करना चाहिए। और जो हमसे कनिष्ठ कार्यकर्ता है उनकी हमें देखभाल की बहुत आवश्यकता है। अजय जी ने भी जैसे बताया कि उनके सामने हम आदर्श प्रस्तुत करें, किसी प्रकार की ऐसी मतलब वो
कोई कार्य है या अपने मुंह से कोई ऐसी बात ना निकाले कि जो उससे कोई गलत असर उस पर पड़े। उसको दायित्वानुसार जानकारी दें और हम ये ना सोचे कि हम ज्यादा जानते हैं। कई बार जिस कार्यकर्ता को हमने कार्य दिया है वो हमसे भी अच्छे ढंग से काम कर सकता है और किसी प्रकार की हमारे अंदर ईगो ना आए इस प्रकार की कि मैं मुझ पर बड़ी जिम्मेवारी है, ये छोटा कार्यकर्ता, ऐसी एक ईगो ना आए। और उस कार्यकर्ता के साथ हमेशा अनौपचारिक बातें भी करनी चाहिए, पारिवारिक संबंध भी बनाने चाहिए, परिवार की जानकारी होनी चाहिए, किन परिस्थितियों में वो कार्यकर्ता है वो सारी जानकारी हमें उसके बारे में होनी चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं को अपने से नीचे के 2 स्तर के कार्यकर्ताओं की देखभाल की जिम्मेवारी होती है। उन सब की सूची उनके पास होनी चाहिए, उनका पूरा विवरण, सब जानकारियां उनके पास हो तो हम उनको अपने स्थान पर अगली जिम्मेवारी देने के लिए तैयार कर सकते हैं। शिक्षक जो कार्यकर्ता है वो विद्यालय में भी बिल्कुल अलग से दिखाई देना चाहिए कि वो दिल्ली अध्यापक परिषद का कार्यकर्ता है। कोई भी काम हो वो उसको आगे बढ़ के करने वाला हो, बहाने ना करे। जैसे कि अभी हमारे संरक्षक महोदय कई बार बताते हैं कि वो एक विद्यालय में गए, उस विद्यालय में कूड़े का ढेर लगा हुआ था, दरवाजे खिड़कियां ठीक से नहीं थी, वहां अपने कार्यकर्ता थे। तो श्रीमान जय भगवान जी ने उनको बुलाया, उन्होंने कहा आप दिल्ली अध्यापक परिषद के कार्यकर्ता, आपके होते हुए यहाँ ऐसी स्थिति कैसे है? तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब हम इसको कराएंगे। तो महीने 2 महीने बाद दोबारा से जाके देखा तो स्कूल में व्यवस्थाएं सारी अच्छे ढंग से थी, अपने कार्यकर्ताओं में सब में सहयोग करते थे, आगे बढ़ के करते थे उस काम को। इस प्रकार के कार्यकर्ता होने चाहिए। और अपने कार्यकर्ताओं को छात्रों और अभिभावकों की भी चिंता करनी चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, उनकी क्या समस्या है उसको ध्यान में करना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए कि भविष्य में वो कहाँ किस स्थान पर कैसे जा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रयास करने पड़ेंगे। इस प्रकार का भी कार्यकर्ता को करना चाहिए। इन सभी कार्यकर्ताओं में जो अपेक्षित है, हम जिन बातों को ध्यान में ऑब्जर्व करते हैं उनमें उस कार्यकर्ता का निस्वार्थ सेवा भाव हो, उसमें अधिक से अधिक जानने की जिज्ञासा हो। जैसे आज सुबह के सत्र में बताया कि नया विषय है ऑनलाइन पढ़ाना और हमारे बहुत सारे साथी इसमें बहुत सीख गए हैं, काफी कुछ सीख गए हैं। उनकी जिज्ञासा थी, जिन्होंने सोचा कि इसको सीखना चाहिए हमें वो सीख गए, जिन्होंने सोचा नहीं ये फालतू की बात है इसके बगैर भी काम चल जाएगा वो नहीं सीख पाए। बाकी सभी कार्यकर्ताओं को भी हमेशा सीखने की भूख उसके अंदर होनी चाहिए। कार्यकर्ता के अंदर समरसता का भाव हो, किसी प्रकार की ऊंच नीच का या क्षेत्र का या भाषा का किसी प्रकार का कोई उसके मन में आना नहीं चाहिए। कार्यकर्ता प्रत्येक स्थिति में संयम से रहे, कैसी परिस्थिति आए यदि वो ठंडे दिमाग से संयम से दूसरे की बात सुनेगा तो उसका समाधान कर पाएगा ऐसा। और हमेशा हंस के बोलने वाला विनोद प्रिय चेहरा हो, उसके अंदर आत्मविश्वास हो, उसकी सोच सकारात्मक हो। इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को हमें ऑब्जर्व करते रहना चाहिए और जो उनके अंदर इस प्रकार का कुछ हमें दिखाई देता आवश्यकता है उनको समझाने की, उनका मार्गदर्शन करने की, उनको बताना चाहिए कि भाई ये काम ऐसे नहीं ये ऐसे होगा। और उसका सीखने का मन होगा तो वो अवश्य सीखेगा और हमसे अच्छे तरीके से वो काम करेगा। कार्यकर्ता हमेशा परिवर्तनशील हो, सुधारवादी हो, उसमें
वो बुरा ना माने कि किसी कार्यकर्ता ने आपको ये बताया कि आप इसमें ये सुधार कर सकते हैं, लेकिन वो उसको सीखे और उसमें सुधार करे। जैसा कि अभी बताया कि वो कार्यकर्ता किसी की बुराइयां ना देखें, अच्छा ही देखें, उसमें क्या हमें अच्छा लगता है उसको ग्रहण करना चाहिए। और कभी भी किसी कार्यकर्ता को अपने मुंह से कुछ ऐसा ना कहें कि उसका अपमान हो जाए। आप किसी की कितनी ही अच्छाई का गुणगान करें, लेकिन आप कभी आपके मुंह से कभी कोई बुराई निकल गई तो अच्छाई तो याद नहीं रहेगी, लेकिन आपने उसके बारे में क्या कुछ ऋणात्मक बोल दिया वो हमेशा उनके मन में रहेगी। कभी भी भूलकर इस प्रकार का व्यवहार ना करें। कथनी और करनी में अंतर ना हो। हम सबके सामने कुछ बोल रहे हैं और हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे सामने उदाहरण आता है गुड़ खाने वाला, कि एक माता पिता साधु के पास ले गए कि भाई ये गुड़ बहुत खाता है। तो उन्होंने कहा भाई इसको आप एक सप्ताह बाद लेके आना, मैं इसको ज्ञान दूंगा। तो एक सप्ताह बाद गए तो उन्होंने कहा कान में कि बेटा गुड़ खाना अच्छा नहीं होता, इसको मत खाया करो। तो उन्होंने कहा ये बात तो आप पिछली मुलाकात में भी कह सकते थे। उन्होंने कहा नहीं कह सकता था, तब मैं स्वयं गुड़ खाता था। इसलिए कथनी और करनी में अंतर न हो। कार्यकर्ता में विनम्रता हो, मृदुभाषी हो और अनुशासित हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अजय जी ने भी बताया कि दिल्ली अध्यापक परिषद के कार्यकर्ता दूसरे शिक्षकों से या संगठनों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। हमारे कार्यकर्ता अनुशासित रहते और जो सूचना मिलती है उस सूचना का पालन करें, अक्सर से पालन करें। और जैसा अभी बताया कि अपने संगठन में ऐसी परंपरा है कि कोई कार्यकर्ता किसी बैठक में कार्यक्रम में अपेक्षित है, यदि वो नहीं आ रहा है तो अपने से वरिष्ठ कार्यकर्ता को वो उसकी जानकारी अवश्य दे और बताए कि वो किस कारण से आज उपस्थित नहीं हो सकता। और यदि ऐसी जानकारी नहीं आती तो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को उस कार्यक्रम के बाद जब भी समय मिले उस कार्यकर्ता से संपर्क अवश्य करना चाहिए। पता नहीं कार्यकर्ता किस परिस्थिति में हो, इस प्रकार का हमारे व्यवहार में आना चाहिए। भूल कर भी हमारे कार्यकर्ता में किसी प्रकार का कोई व्यसन ना हो, वो व्यसन मुक्त हो, किसी प्रकार की कोई सामाजिक बुराई उसके अंदर ना हो, इस प्रकार का भी ध्यान रखना चाहिए। कार्यकर्ता के अंदर समय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सब गृहस्थी है, हमारा अपना परिवार है, विद्यालय है, फिर संगठन के कार्यकर्ता हैं हम, और समाज में भी समाज के लोग भी हमसे ही ज्यादा अपेक्षित करते हैं, क्योंकि हमारा उस प्रकार का स्वभाव है, सबको सहयोग करने का स्वभाव है। यहाँ तक कि रिश्तेदारियों में भी कोई भी काम होगा तो वो सोचेंगे कि भी ये मास्टर जी इस काम को कर सकते हैं, वो भी हमसे ही अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार से कार्यकर्ता को जिस जिस भूमिका में वो रहे उनको अच्छे ढंग से करे और उनमें समय का प्रबंधन अच्छे ढंग से करे। कार्यकर्ता की जो सोच है वो सकारात्मक हो, उसका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट हो एवं उसकी मनोभूमिका अच्छी हो। जिस प्रकार से कार्य करने का भाव, एक ही कार्य को दो तीन लोग करते हैं तो जैसी उसकी भाव होगा, अगर कोई अच्छे मन से उस काम को करेगा तो उसमें सफलता की ज्यादा संभावना होती है। यदि कोई उसको भार समझ के वैसे ही करे कि भाई ये तो मजबूरी में करना ही पड़ रहा है, तो काम की सफलता की संभावना नहीं होती। हमारे सामने उदाहरण है कि एक मंदिर बन रहा था गांव में। मंदिर में काम करने के लिए मजदूर लगे हुए थे।
तो मजदूर जो काम कर रहे थे वो ईंटें ढो रहे थे, और कोई एक व्यक्ति आया, उसने कहा, भगत जी क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, दिखता नहीं, ईंटें ढो रहा हूं, मेरे कर्म में ईंट ढोना है, ईंट ढो रहा हूं। जैसे उन्होंने ईंटें डाली तो उसमें आधी ईंटें टूट गई। जब यही बात दूसरे मजदूर से पूछी गई तो उन्होंने कहा, भाई मंदिर बन रहा है, मुझे काम मिल गया इसमें, और तो कोई काम मिलता नहीं, एक काम मिल गया, ईंट ढो रहा हूं। उन्होंने डाली तो उनकी 2 ईंटें। तीसरे मजदूर से पूछा कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली कि भगवान का मंदिर बन रहा है और मुझे सेवा करने का मौका मिला है, मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ और बदले में मुझे अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ राशि भी मिल रही है। उन्होंने जो ईंटें डाली, उनकी जो मनोभावना थी, सेवा भाव की थी, भगवान के प्रति श्रद्धा की थी, तो उनकी कोई ईंट नहीं टूटी। इसी प्रकार से दृष्टिकोण कैसा हो। अब एक राजा थे, एक आंख से काने थे, उन्होंने कहा, भाई मेरा चित्र बनाने की एक प्रतियोगिता रखी जाए। सबको सूचित किया गया। कुछ लोग पेंटर जिनकी रुचि थी चित्रकला में, वो आए। उन्होंने कहा, भाई चित्र ऐसा बनाना है जो सत्य भी हो और आकर्षक। तो और जो चित्र सबसे, जो सत्य भी होगा और आकर्षक सुंदर भी होगा, उसको इनाम दिया जाए। इस प्रकार के बहुत सारे चित्र बनाए गए। उसमें से 3 चित्रों का सिलेक्शन किया गया। एक चित्र चित्रकार ने बनाया, राजा का चेहरा बहुत ही सुंदर बनाया, दोनों आंखें रखी और कहा, देखिए मैंने बहुत सुंदर चित्र बनाया। उन्होंने कहा, सुंदर तो है लेकिन सत्य नहीं है। दूसरे ने चित्र बनाया कि एक आंख उसने दिखाई उसे, तो उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तीसरे ने बनाया कि राजा तीरंदाजी कर रहे हैं, और हम सबको पता है तीरंदाजी में एक आंख बंद होती है। तो जो आंख राजा की नहीं थी वो आंख बंद दिखाई गई, और तीर का निशाना दूसरी आंख से जो आंख खुली थी उससे दिखाया गया। और किस प्रकार का दृष्टिकोण था उस चित्रकार का, और उनका जो चित्र था वो पुरस्कार के लिए चुना गया और उनको पहला पुरस्कार दिया गया। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस जी वाराणसी में प्रवास पर थे, उनको कोई तकलीफ हुई तो एक वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने उनको दवाइयां दी, इलाज किया और फिर वो बैठ गए। उन्होंने कहा, जाइए अब आपका काम हो गया। नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात? बोले, जी मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, परिवार है, मकान है, सब चीज, लेकिन शांति नहीं। तो उन्होंने कहा, अच्छा कितने मरीजों को रोजाना देखते हो? उन्होंने कहा, देख लेते हैं 60-70 लोग। उन्होंने कहा, उसमें से कुछ गरीब लोग भी होंगे? बोले, हाँ, हर तरह के आते हैं। तो आप गरीब लोगों को मुफ्त दवाइयां दीजिए, उनका इलाज मुफ्त कीजिए, आपको शांति मिलेगी। तो उस वैद्य जी ने ऐसे ही किया, सेवा भाव किया, कोई लालच नहीं किया उसने। और इस प्रकार से बाद में जब वो मिले तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी, आपके बताए अनुसार मैं काम कर रहा हूँ और मुझे अब काफी सुख शांति है। अगर हम इन सब बातों को संक्षिप्त में, सारांश में कहे, तो कार्यकर्ता के विकास में सबसे पहले उसका संगठन के प्रति भावनात्मक लगाव हो, वो चरित्रवान हो, उसमें राष्ट्र प्रेम हो, उसमें जो काम दिया गया है उस दायित्व का उसको बोध हो,
मृदुभाषी हो, ठंडे दिमाग का हो, कभी उग्र ना हो कभी, क्योंकि हमारे सामने अनेक समस्याएं आती, कोई कैसी भी बात कह सकता है, तो हमें शांत रह के ही उसका सामना करना चाहिए और अपना जवाब उसमें देना चाहिए। कार्यकर्ता के अंदर सबको साथ लेके टीम स्पिरिट का भाव हो उसमें, और काम जब होता है, जैसे अजय जी ने बताया अभी कि अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है कि अगर कोई काम में नहीं होता, चूक होती है, तो उसकी जिम्मेवारी अध्यक्ष की होती है, और जो सफलता होती है उसका श्रेय सभी साथियों को देना चाहिए। और वो कार्यकर्ता आर्थिक दृष्टि से ईमानदार हो, क्योंकि संगठन में कई ऐसे भी काम किए जाते हैं जिसमें पैसे का लेना देना भी होता है। उसका जीवन सादगी भरा हो, उसमें स्वदेशी की झलक दिखाई देती हो, स्वदेशी भाव हो उसमें। अंत में हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ता हम उनको ही जोड़े, बनाए, परख करे कि जिस कार्यकर्ता के मुंह में शक्कर हो और पैर में चक्कर हो, काम मिले तुरंत काम पे लग जाए, और जब तक काम पूरा नहीं होता तो वो रुके नहीं, और बिल्कुल शांत स्वभाव का हो। कहने का अर्थ ये कि उसका माथा बर्फ की तरह शांत हो, ठंडा हो। इस प्रकार के कार्यकर्ता हमें बनाने हैं। इस प्रकार के जो शिक्षक भाई बहन हमें मिले, जिनमें इनमें से कुछ प्राथमिक जो बातें ध्यान में करवाई वो हो, बाकी तो यदि वो संगठन से जुड़ेगा तो धीरे धीरे सीखेगा, वो अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से सीखेगा, अभ्यास वर्ग में सीखेगा, बाकी जो कार्यक्रम संगठन के होते हैं उनमें वो आएगा, वो सीखेगा, धीरे धीरे वो सीखता जाएगा, और हम उस कार्यकर्ता को इस योग्य बना दें कि वो हमारे स्थान पर का हमसे अच्छे ढंग से कार्य कर सके। तो ये कार्यकर्ता का विकास हो जाएगा। अब दूसरा इसी में विषय है दायित्व अनुसार भूमिका। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में कहा कि वर्तमान और भावी, बहुत सारे कार्यकर्ता इसमें ऐसे हैं जिनको अगली योजना में जिम्मेवारी मिलने वाली है। तो अब मैं इसको टू वे आपसे भी बातचीत करूंगा और आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि ये जो दायित्व है, इन दायित्ववान कार्यकर्ता हमारे इस बैठक में हैं, वो अपनी अपनी जानकारी, उनको कितनी जानकारी है दायित्व अनुसार वो बताए। सबसे पहला जो दायित्व है अपना, इसमें अध्यक्ष, अपने बीच में बहुत सारे अध्यक्ष हैं। वो पालीवाल जी म्यूट अनम्यूट कर दो, जितने अध्यक्ष हैं। भाई साहब, हमने सभी को ऑन कर दिया है, जो बोलना चाहेगा वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है। ठीक है, धन्यवाद। अब अध्यक्ष बताए कुछ बातें तो अध्यक्ष की, क्योंकि अजय जी स्वयं अध्यक्ष हैं राजकीय निकाय के, कई बातें उन्होंने अध्यक्ष की बता दी है, डिस्क्लोज कर दिया उन्होंने पहले। तो कुछ और बातें छूट गई हो तो वो अध्यक्ष की क्या जिम्मेवारी है, उसकी भूमिका क्या है, ये कुछ साथी अपने विचार रखें। शायद अध्यक्ष नहीं है भाई साहब इस सेमिनार में, ऐसा मान लें हमारे अभ्यास वर्ग में। अरे 20-22 अध्यक्ष बैठे हैं। अच्छा अच्छा, ये उधर से बंद करके रखते हैं। 20-22 बाई नेम प्लीज केवल अध्यक्ष जो है वो प्रदेश और अपने जिले की कार्यकारिणी के बीच में सेतु का कार्य करता है। नाम भी परिचय से करें, आप परिचय करें नाम से। आप ओम प्रकाश जी, आप ओम प्रकाश जी थे नॉर्थ वेस्ट बी के अध्यक्ष।
दूसरा बोले कोई? संतोष कुमार राय नॉर्थ से। डॉक्टर आरपी चौरसिया वेस्ट बीच। अभी पहले संतोष जी बोल रहे हैं। जी संतोष जी बोलिए। हाँ, अध्यक्ष का काम है जितने भी सदस्य हैं कार्यकारिणी को सबके अंदर एक समन्वय बना के रखना, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, नेतृत्व करना, सबकी परिस्थितियों के बारे में समझना और उसके अनुसार कार्यों का बंटवारा करना, निर्देशित करना। विक्रम डावला जी। हाँ जी नमस्ते। जी बताएं भाई साहब। ओम प्रकाश जी ने बढ़िया बात बताई। नहीं आप अपनी बताओ अगर कुछ कहना है तो। हाँ तो मैं उससे आगे भी कहूंगा ना, मौका दोगे तो बोलूंगा मैं। अच्छा नहीं समय कम है, संक्षिप्त में अपनी बात रखें, मैं इसलिए कह रहा था। हाँ संक्षिप्त में तो मेरे पास मैं जैसे बोल पाऊंगा वैसे ही बोल पाऊंगा। तो ओम प्रकाश जी ने जो बढ़िया बात बताई कि जो हमारी सेंट्रल टीम है और वो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम है उसमें सेतु का काम करना और अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं या जो भी काम और करने होते हैं वो आप तक पहुंचाना और आपके द्वारा जो समाधान है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम तक पहुंचा। इसके अलावा जो मेन बात है डिस्ट्रिक्ट की टीम को बनाए रखना और उसका विकास करना और डिस्ट्रिक्ट में कार्यकर्ता तैयार करना भी मेन काम है, क्योंकि अगर कार्यकर्ता तैयार नहीं होंगे तो कार्यकर्ता आगे आने वाले जो सर वेद प्रकाश जी बता रहे हैं भावी कार्यकर्ता तैयार करने हैं, तो भावी जो दायित्व मिलने वाले हैं उनको निभाने के लिए उनको भावनात्मक रूप से एकदम तैयार करके रखने हैं, ताकि आप जब जैसे ही नई टीम बनाओ तो उनको दायित्व दे दो और वो फर्राटे से चला सके। यही बात, आगे शॉर्टकट में तो इतना ही है, बाकी विस्तार से तो भाई टाइम ज्यादा लग जाएगा। चौरसिया जी। अध्यक्ष एक परिवार के मुखिया की तरह होते हैं वो, और अपने सभी जिस तरह से परिवार के मुखिया अपने परिवार के सदस्यों के दुख सुख और विकास और उनके किसी सी परेशानी को दूर करने और किस सदस्य की क्या जरूरत है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है, उसी तरह से हमारे अध्यक्ष होते हैं। और अध्यक्ष को अपने परिवार के अपने कार्यकर्ताओं को के दुख सुख को समझना होता है, उनकी पारिवारिक परिस्थिति को भी समझना होता है और उनको आगे बढ़ने के लिए हर तरह से प्रेरित किया जाता है। अपने दायित्व के प्रति उनको सजग रखा जाता है और दायित्व के रूप में कार्यकर्ताओं को विद्यालयों में जाना, शिक्षकों से मिलना और शिक्षकों की समस्याओं को सुनना और उसको अध्यक्ष या और कार्यकर्ताओं का उसको हिस्सेदारी करना और फिर अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ डिस्ट्रिक्ट में जाकर के अधिकारियों से मिलते जुलते हैं, संक्षिप्त में औरों को भी मौका मिलेगा, बाकी दायित्व भी बहुत हैं, उसको रखते हैं। और ज्यादा समस्या हमारी कुछ ऊपर के स्तर के हो तो हम ऊपर के पदाधिकारी हमारे जैसे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं या और हमारी समस्या ज्यादा है तो उनसे हम अपनी शेयर करेंगे और अपनी समस्या कार्यकर्ताओं की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। समय कम है इसलिए मेरा आग्रह है कि सब एक लाइन में सभी अध्यक्ष अपना अपना मतलब के अलग पॉइंट, जो क्वेश्चन आउट है वो ना बोले, अलग से जो है वो अपनी बात रखें एक एक लाइन में। जी परिहार जी। हाँ नमस्कार। आवाज बहुत कम है भाई साहब, जरा माइक नजदीक लो। नमस्कार सर जी। हाँ सर, अध्यक्ष एक जिले में एक प्रमुख कार्यकर्ता है, उसके पास जो केंद्रीय कार्यकारिणी हमारा जो काम कर रही है उनकी गतिविधियों का, उनके जो प्रयास हैं शिक्षक हित और छात्र हित और राष्ट्र हित में, उनको अपनी टीम तक पहुंचाना, उनके निर्देशों के अनुसार अपनी टीम में सामंजस्य बनाना, उनके निर्देशानुसार या अपने टीम के सुझावों के अनुसार जो भी हमारे वार्षिक कार्यक्रम होते हैं
जैसे कर्तव्य बोध दिवस है, गुरु वंदन है, नव वर्ष का मनाना है, इस तरह के कार्यक्रमों को अच्छी तरह से संचालित करना और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं विद्यालय स्तर पर हो सके तो वहाँ, जिला स्तर पर कुछ जितनी सहायता कर सकते उतनी करें, और उससे भी आगे का मामला है तो केंद्रीय टीम तक पहुंचाएं और उनका सहयोग करें। आपस में मिलजुल के नए कार्यकर्ताओं को तैयार करते हुए हम काम करें। ये मुख्य कामों में से। धन्यवाद साहब। से भी कोई अध्यक्ष बोलेंगे क्या? जॉन के अध्यक्ष निगम से मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अनेक दायित्व है, चलिए हो गया। जी जी। इसमें जो प्रमुख आया, जैसे परिहार जी ने बताया, ये काम तो सांस्कृतिक मंत्री के भी हैं, क्योंकि काम का बंटवारा नीचे कर दिया अध्यक्ष ने। अध्यक्ष ने अपनी टीम में काम का बंटवारा कर दिया, वो दूसरे काम भी हैं। तो इसमें यही है कि अपने जिस क्षेत्र है, जो जैसे जिला है, जोन है या निकाय है, उसकी कार्यकारिणी की वो अध्यक्षता करे। उस कार्यकारिणी के सभी सदस्यों कार्यकर्ताओं पर वो ध्यान रखे, सभी से विचार विमर्श करके ही कोई निर्णय ले और कार्यकारिणी का गठन करें उसी अनुसार। और निर्णयों की सारी जिम्मेवारी, जैसे पहले भी आया, अध्यक्ष को लेना चाहिए, और जो भी कार्यवाही होती है उस पर उसके हस्ताक्षर होते हैं। अगला दायित्व है मंत्री। वैसे तो महामंत्री तो एक ही है। मंत्री में बोले अपने संगठन में मंत्री महामंत्री का कार्य ज्यादा विस्तृत होता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं संजीव कुमार, मंत्री साउथ वेस्ट बी, राजकीय निकाय। मंत्री का दायित्व जो भी किसी भी कार्य जो हमें दिया गया है उसके क्रियान्वयन का होता है। क्रियान्वयन के कि वो कार्य जिले में कार्य किस प्रकार से किया जाएगा, वो पूरा क्रिया मंत्री के पास होता है। जो और उस काम को करने के उपरांत अध्यक्ष को उसकी रिपोर्ट देना और ऊपर के पदाधिकारियों को उसकी रिपोर्ट देने का दायित्व भी मंत्री के पास होता है। तथा हमारे जिले में जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, उनमें अगर हम कोई कंप्लेंट या कोई प्रतिवेदन देते हैं, उसकी समय समय पर रिपोर्टिंग या जानकारी का दायित्व भी मंत्री के पास ही रहता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। जितने अध्यक्ष है उतने मंत्री भी हैं। जी भाई साहब, 12-17 हो गए हैं। आप देखो अपने हिसाब से। बहुत मंत्री हैं। कोई बात नहीं, अब समय भी देखें हम। संगठन मंत्री का भी ले लीजिए भाई साहब। मंत्री अगर नहीं बोल रहे तो मंत्री का तो है शिवेंद्र जी ना। शिवेंद्र जी एनडीएमसी की 12 बजे से आज एक और स्कूल में उन्हें बुलाया है, इसलिए एनडीएमसी की सारी टीम 12 बजे यहाँ से मैसेज करके। चलो मावी जी बोले निकाय जी। हाँ जी, ठीक है। मावी जी अनम्यूट करो। मावी जी पहले अनम्यूट करो। हाँ, कर रहा हूँ जी। नमस्कार। 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 अच्छा, आवाज आ रही है ना जी? आ रही है। मंत्री का काम है समय समय पर अध्यक्ष को सजग करते रहना कि क्या हमारे संगठन में चल रहा है, क्या संगठन के लिए हित है, क्या अहित है। जितना भी पत्राचार है वो मंत्री के माध्यम से होना चाहिए, और मंत्री को पत्राचार करने के बाद उसको फॉलो अप भी करना चाहिए। उसका समाधान तब तक उसके पीछे रहना चाहिए जब तक उसका कोई रिजल्ट ना निकल जाए। जो समस्या समाधान है, समस्याओं से अध्यक्ष को अवगत कराना और समस्याओं का हल होने के बाद नीचे तक पहुंचाना वो मंत्री का कार्य है। वैसे तो यदि किसी संगठन में माना जाए तो सारा काम जो है मंत्री के इर्द गिर्द ही घूमता है।
तो सारी बात यही है कि वह पत्राचार और सारा काम करना, डिस्ट्रिक्ट से, निकाय से जितनी भी गतिविधि है उनसे अध्यक्ष को अवगत कराना, ये मंत्री के दायित्व में आता है। ठीक है, अध्यक्ष की अनुमति से मंत्री सारे काम करते हैं, सारे एजेंडा तय करते हैं, बैठ के तय करवाते हैं, बैठकों को सुचारू रूप से समय से पहले भूमिका बताते हैं, सभी बिंदुओं पर सबकी भागीदारी से चर्चा करते हैं। सर दीपक गोस्वामी जी ने भी ऑन किया है, अभी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दीपक जी, संक्षेप में अपनी बात और बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 4 बिंदुओं में। आवाज नहीं है भाई साहब, आवाज नहीं है। हाँ जी, आवाज हल्की आ रही है। अब आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज दीपक जी, आवाज नहीं है। दोबारा जुड़। चलो दीपक जी आएंगे ना, फिर रख लेंगे। अभी उपाध्यक्ष, कोई एक उपाध्यक्ष बोले। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम अजय है, सहायता प्राप्त निकाय में उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष का काम होता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, जैसे कि अध्यक्ष अगर बीमार वगैरह है, तो सारे कार्य को भली प्रकार से संचालित करना और बाद में वो सारा फॉलोअप जो हुआ है उससे अध्यक्ष को अवगत कराना। बहुत सुंदर। संयुक्त मंत्री, मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ बोलिए, दीपक जी बोलिए। जी जी जी, मैं बहुत संक्षिप्त में रख रहा हूँ, 30 सेकंड से 1 मिनट में, जो मुझे समझ आता है मेरी समझ से, जिससे कि बाकियों को भी कुछ साझा हो सके जानकारी। मंत्री के स्तर पर सबसे जो पहला कार्य है वो है मीटिंग कॉल करना, सभी को बताना, उनका मिनट्स बनाना। मीटिंग के बाद जो संगठन की मीटिंग है जिसमें सारे दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, उनके मिनट्स बनाना और उन मिनट्स के आधार पर अध्यक्ष से परामर्श और अध्यक्ष की स्वीकृति से कॉरेस्पॉन्डेंस करना, पत्र व्यवहार करना, उसका फॉलो अप करना। फॉलो अप में भी सभी का समन्वय और सभी की इसमें जिम्मेदारी जो है वो शामिल रहती है। इसके अतिरिक्त संगठन के जो भी कार्य हैं, इसमें मैं बार बार ये जोड़ूंगा कि अध्यक्ष जो है, जो भी निकाय के या हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी परामर्श और स्वीकृति लगातार इसमें सम्मिलित रहेगी। इन सभी कार्यों में जो भी मंत्री करेंगे, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि कोई आपातकालीन स्थिति हो और वहां पर मंत्री और अध्यक्ष आपसी परामर्श से भी सीधे सीधे निर्णय ले सकते हैं, वो आपातकालिक स्थिति में ही होगा। कोऑर्डिनेशन करना सारे संगठन से और सूचना प्रदान करना, सभी को सूचित करना सभी स्थितियों से, सभी परिस्थितियों से, और उनकी राय लेकर आगे अगेन अध्यक्ष के परामर्श और स्वीकृति से उन स्थितियों पर आगे कार्य करना। संक्षिप्त में मैं इतना ही रखूंगा। बहुत सुंदर। भाई साहब महेश जी भी कहना चाह रहे हैं उपाध्यक्ष के नाते कुछ। उपाध्यक्ष का तो हो गया जी, एक ही लाइन थी। अच्छा, महेश जी कह रहे हैं वैसे कुछ। मैं ध्यान करवा रहा हूं कि अध्यक्ष और मंत्री दिन में कम से कम एक बार जरूर बातचीत करें आपस में, और परिस्थिति अनुसार बार अधिक करें, जो करनी चाहिए। उन दोनों का दिन में कम से कम एक बार जो है ना बातचीत अवश्य होनी चाहिए। अब संयुक्त मंत्री धर्मवीर जी। धर्मवीर शर्मा, संयुक्त मंत्री राज्य के निकाय। संयुक्त मंत्री का दायित्व वैसे तो मंत्री के दिशा निर्देश पर, अध्यक्ष मंत्री, संगठन मंत्री, उपाध्यक्ष के दिशा निर्देश पर, विशेष रूप से मंत्री जी का जो आदेश है उसका निचले स्तर तक पालन करना, उनकी सूचनाओं को जोन और जिले के सभी सदस्यों तक अवगत कराना, चाहे वो बैठक है, प्लस जिले और जोन के सदस्यों से उनकी समस्याओं को एकत्र करना, तो वो सारी चीजें इकट्ठा करना संयुक्त मंत्री का काम है। और संयुक्त मंत्री सदैव मंत्री जी से संपर्क में रहकर अपने जोन की, अपने जिले की समस्याओं से अवगत कराना और उनको अपडेट रखना। जैसे हमारी आज कार्यकारिणी की उपस्थिति का है, तो हम अपने संगठन मंत्री को और अपने मंत्री को इसका अपडेट देंगे कि किस जिले से कितने लोग उपस्थित हैं। बहुत सुंदर। संगठन मंत्री।
जी, मैं ब्रजराज पारिक, हाँ ठीक है। संगठन मंत्री राजकीय निकाय। संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को संगठन के उत्थान के लिए सक्रिय रखना, अध्यक्ष मंत्री सहित सभी कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाए रखना, ये कार्य है। राजेश जी। सभी को नमस्कार। मैं राजेश राजपूत, संगठन मंत्री निगम निकाय। हालांकि पारिक जी ने बता दिया काफी कुछ, लेकिन उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि संगठन मंत्री का जो मुख्य कार्य है वो मंत्री को सलाह देने का भी है। समय समय पर प्रशासनिक और नीतिगत फैसले के लिए सलाह भी दी जा सकती है संगठन मंत्री द्वारा। और कोई संगठन मंत्री? संगठन मंत्री का कार्य जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रीढ़ की हड्डी है पूरे संगठन की। सर मैं भी बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं प्रबोध कुमार। संगठन मंत्री को अपने संगठन के उद्देश्य और कार्य पद्धति को तो आत्मसात करना पड़ेगा पूर्णतः, और इसके बाद अपने सीमा क्षेत्र में जो प्रबोध जी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी भाई सर। सभी कार्यकर्ताओं पर नजर रखता है संगठन मंत्री, और उसमें से देखते हैं बाद में जब अगली कार्यकारिणी का जब गठन हो तो वो अपने सुझाव देते हैं। अध्यक्ष और मंत्री की सहमति से उनको सुझाव देते हैं कि अगले कौन किस कार्यकर्ता में क्या गुण है। इस प्रकार से सभी इकाइयों का गठन उनके सुझाव से होता है। महिला उपाध्यक्ष, महिला मंत्री बहन जी, सरोज जी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना और अपने साथियों से समन्वय बना के रखना। बहन जी आगे लगा हुआ महिला उपाध्यक्ष। महिलाओं के एकत्रीकरण के लिए कार्य करना और महिलाओं की खूबियों को आगे लाना और कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए उनको सलाह देना और उनका क्रियान्वयन करना। बहुत बढ़िया। अपने महिला संवर्ग ने जो है ना इस वर्ष पूरे संगठन में बहुत अच्छा काम किया है। महिलाओं के बहुत कार्यक्रम किए हैं। अलग से महिलाओं का परिचय वर्ग भी करवा सकते हैं। बीच में जो त्योहार आते हैं या कोई ऐसे अवसर आते हैं तो बहनों ने कई कार्यक्रम दिल्ली अध्यापक परिषद में किए। मतलब विशेषकर महिलाओं की चिंता करना, उनको जोड़ना संगठन में, उनको दायित्व दिलवाना, इस प्रकार का महिलाओं का। प्रचार मंत्री। जी भाई साहब मैं बोलूं? प्रचार मंत्री। जी, प्रचार मंत्री पूर्वी जिला संजय जी। संजय कुमार तिवारी। बोलिए भाई साहब। अपने प्रचार मंत्री के नाते मुख्य काम तो ये है कि जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में प्रेस विज्ञप्ति तैयार करना, उनमें कुछ उनसे राय मशवरा करके उसको फाइनल करना और अनेक माध्यमों से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार प्रसार इसका करना। धन्यवाद। राजेंद्र जी थोड़ा बढ़ा सकते हो समय? नहीं भाई साहब, ऐसा करेंगे, इसके बाद हम मुक्त चिंतन शाम को, आज आप कहेंगे तो आधा घंटे का या पौना घंटे का शाम को कर लेंगे। चलिए, तो हम 12 बजे ही समाप्त करेंगे भाई साहब। प्रचार मंत्री का काम है कि सभी गतिविधियों को सभी अध्यापकों तक, संगठन के सभी सदस्यों तक पहुंचाया जाए। उसमें ये अलग अलग जो मीडिया के जो है, प्रिंट है, सोशल है, वो सब है। चलो बहुत बढ़िया।
इसके बाद कार्यालय मंत्री कोषाध्यक्ष का भी है, कोषाध्यक्ष का है। कोषाध्यक्ष का तो खर्चे का रख रखाव रखना और मितव्ययता से करना, ईमानदारी से करना, उसका ऑडिट कराना, इस प्रकार सा है। और फिर एक सांस्कृतिक मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री का काम है जो संगठन के स्थायी कार्यक्रम है उन सब की रूपरेखा बनवाना और उनको करवाना, क्रियान्वयन करवाना और सभी कार्यक्रमों का संचालन करना। कार्यालय मंत्री कार्यालय की व्यवस्था देखते हैं, वहाँ साफ सफाई हो, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ जो रिकॉर्ड रखने की फाइलें वगैरह हो वो सब सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से हो और जितने भी पत्र व्यवहार होते हैं उन सब का वो रिकॉर्ड रखे। आज के अपने इस सत्र में उम्मीद है सभी कार्यकर्ताओं को सीखने में कुछ मिला होगा, कुछ नया और जानकारी बढ़ी है। तो हम सब कार्यकर्ता इस प्रकार से अपने आत्मसात करें, जो भी अच्छे अच्छे गुणों की चर्चा यहाँ हुई है, जो अपेक्षित है एक कार्यकर्ता के अंदर, उस प्रकार का व्यवहार और वो सोच और वो भाव वो सब हमारे अंदर भी रहे। तो मैं समझता हूँ कि आज के अपना इस सत्र जो है ना अब हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।